हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल एसएससी ड्राइव में। आज हम और एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी या हिंदी में बोले तो राज व्यवस्था। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहूँगा। लास्ट क्लास में ज्योग्राफी वाले में मैंने एक बात बोली थी आप सभी को कि आप जो कोई 7 सब्जेक्ट चुनिए जिनमें आपको हेल्प की ज़रूरत हो, फ्री में जिसमें आपको पढ़ना हो। लेकिन आप लोगों को कोई रिप्लाई उस पर आया नहीं, तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार 7 सब्जेक्ट मैंने चुने हैं। वो सब्जेक्ट होंगे, एक तो होगा इंग्लिश ग्रामर एक तो हम करेंगे। वोकेबलरी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वोकेबलरी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और वो मेहनत मैं तभी कर पाऊँगा जब आप लोगों की तरफ से मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स और मोटिवेशन मेरे को मिलेगा। उसकी पीपीटी बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइपिंग की जो है ज़रूरत होती है। दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा हिस्ट्री, फिर होगा जियोग्राफी, फिर होगा पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक, ये हो गए हमारे 7 सब्जेक्ट। इसके सिवा एक सब्जेक्ट और, वो है रीजनिंग। रीजनिंग की वैल्यू प्री में आप सभी को पता ही होगा। वैसे मैक्सिमम लोग रीजनिंग जो है पढ़ते नहीं है, बट फिर भी मैंने देखा, जो मैंने पहली वीडियो मैंने डाली थी स्लोग्स के ऊपर, उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यू आए, तो मेरे को लगा कि इसकी भी जो है आप लोगों को जो है ज़रूरत होगी। बाकी इंग्लिश ग्रामर भी मैं पढ़ाऊँगा और ये सब्जेक्ट जो जीएस या जीके के मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपनी ट्रिक्स की वजह से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में वादा किया था कि मैं अपनी ट्रिक्स आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगा, तो इसलिए ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। इसके सिवा एक सब्जेक्ट और रहता हुआ है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो, उसमें अगर मान लो 3 क्वेश्चन नहीं, उसमें 10% क्वेश्चन जो है वही जो है पर्टिकुलर जो उसका सिलेबस है उसी से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से बनते हैं वो करंट अफेयर से हमारे बनते हैं, तो आप करंट अफेयर जो है टाइम में पढ़ते रहिए, इसलिए जो इकोनॉमिक्स जो रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक जो है एक्ट बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अधिनियम जो कि संविधान निर्माण से पहले भारत में लागू किए गए थे। इसके बारे में बता दूं, ये टॉपिक जो है इससे कुछ ही क्वेश्चन जो है मुश्किल से बनते हैं। इसकी वैल्यू उतनी है जितनी मैथ में रेस वाले चैप्टर की है। टाइम डिस्टेंस में एक पार्ट होता है रेस वाला चैप्टर, दौड़, उतनी ही वैल्यू इस भाग की है पॉलिटी में। तो अंग्रेजों ने भारत पर और मजबूत शिकंजा कसने के लिए कुछ जो कानून जो है लागू किए थे भारत में, तो उन्हीं के बारे में एक क्लास होगी। बाकी जो मेन जो सब्जेक्ट सिलेबस है हमारा, वो हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, जिसमें हम जो है मोरले मिंटो एक्ट से 1909 वाले एक्ट से जहाँ हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हिंदी में इसका नाम यही है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। इस अधिनियम के बाद जो भारत में गवर्नर ऑफ बंगाल होता था पहले, पर उसकी पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। इसकी जो दोनों के काम था उसमें कोई फ़र्क था नहीं, बस फ़र्क एक ज़रा सा ये फ़र्क था कि गवर्नर जनरल की पोस्ट के थ्रू वो भारत पर और ज़्यादा भाग को जो है वो शिकंजा कस सकते थे। उन्होंने बस भारत को फंसाने के बारे में सोचा था कि कैसे हम जो है भारत का और अच्छे और ज़्यादा जो हम खनन कर सकते हैं, भारत से जो मिलने वाले सामान का, जो भी वो कच्चा माल जो भी वो भारत से लेते थे उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो खनन कर सकें। इसलिए उन्होंने जो है कानून लागू किया और जो पोस्ट को गवर्नर से बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, तो पहला जो आखिरी जो गवर्नर था बंगाल का, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, या बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और उसकी पोस्ट को हटाकर जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो बनाया गया था वारन हेस्टिंग्स को, जो है बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। ठीक, और इसी के साथ साथ जो है वारन हेस्टिंग्स को बंगाल के साथ साथ बॉम्बे जो मुंबई है और मद्रास,
इन दोनों के लिए जो है कानून बनाने का जो है वो कानून बनाने की जो है ताकत उसको जो है मिल गई थी। जैसा कि मैंने बताया था, वो भारत को सिर्फ अच्छे से जकड़ना चाहते, चारों तरफ से कैद करना चाहते थे कि भारत को हम कैसे जो है फंसा सकते हैं। तो उसने बस एक ज़रा सा काम किया, गवर्नर की पोस्ट को उठाकर गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का ही, लेकिन उसको पावर एक्स्ट्रा दे दी गई कि वो बॉम्बे और मद्रास के लिए जो है कानून बना सकता है। ठीक, और जो कंपनी जो थी उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है कंट्रोल में ले लिया गया। ये आपके लिए ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें है नहीं, इसकी मेन जो बातें हैं वो ये 3 जो पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनसे जो है इन तीनों पॉइंट से जो क्वेश्चन पहले बन के आ चुका है कि बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वार्न हेस्टिंग्स था वो बंगाल के सिवा और किन 2 राज्य स्टेट के लिए जो है कानून बना सकता था। इसके बाद बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में पहला बनाया गया था, और वो बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। ठीक, इसका जो फर्स्ट चीफ जस्टिस था वो था LJ एम्बे, और इसी के साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो है भारत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना एस्टेब्लिश किए गए थे कंपनी के लिए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसका हिंदी सेटलमेंट, फिलहाल हिंदी वर्ड मेरे को ध्यान आ नहीं रहा सेटलमेंट के लिए, मैं इसको जो है हिंदी की PPT में मैं डाल दूंगा। इसमें ज़्यादा कुछ किया गया नहीं था, बस इसको जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था उसमें कुछ सुधार किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनकी खुद की सुविधा के अनुसार। उससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं होना था, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है उससे कुछ फ़ायदा निकालने के लिए जो उसने उसको लाया था। ठीक है, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स अधिनियम भारत का पिट्स अधिनियम 1784। इसमें जो है उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी जो है की स्थापना भी जो है भारत में कर दी थी, जो कि जहाँ से हमें द्वैध शासन या डायरेक्टरी का जो है एग्जाम्पल मिलता है। तो भारत में सबसे पहले डायरेक्टरी की शुरुआत या द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग 1784 में जो है हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले आया हुआ है। चलो चलते हैं हम आगे। तो इसके बाद आता है अमेंडमेंट एक्ट 1786 यानी संशोधन अधिनियम 1786। इसमें जो है जो गवर्नर जनरल था उसके साथ एक कमेटी होती थी जो कि भारत में किस तरह का क्या कानून आगे लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए उसके बारे में जो है अपनी सलाह जो है गवर्नर जनरल को जो है देती थी। बट इस संशोधन अधिनियम के बाद जो है गवर्नर जनरल जो था वो कमेटी के जो है डिसीजन को जो है डिनाई कर सकता था, उनको जो है मना कर सकता था, और वो अपने अकॉर्डिंग जो उसको अच्छा लगे उस बात को जो है वो लागू कर सकता था। ठीक है, इससे कोई आज तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी आप इनको पढ़ लेना। चार्टर एक्ट जो उसके बाद आते हैं चार्टर अधिनियम। कुल मिलाकर 4 चार्टर एक्ट आए थे, और अगर 5वां भी आ सकता था अगर 1857 की क्रांति जो है अगर नहीं हुई होती। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 4 चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम है। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट जो आया था वो था 1793 में, उसके बाद था 1813 में। आप पाओगे ये जो चार्टर एक्ट है उन 2 चार्टर एक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 20-20 साल का है। पहले 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853 में। ठीक है, तो ऐसे 20-20 साल के बाद 4 चार्टर एक्ट कुल मिलाकर जो है आए थे। ठीक, फर्स्ट चार्टर एक्ट के बाद जो है emoluments of board of control and board of directors are now given from the accounts of Indian। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो शुरुआत की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, उनका जो एमोलमेंट यानी कि जो उनका जो वेतन था वो भारतीयों के खाते से जो है देना स्टार्ट कर दिया था। उसको जो है ब्रिटिश की गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ नहीं मिलता था, बल्कि जो भारतीय लोगों के जो बैंक में खाते हुआ करते थे उनसे जो पैसा निकाल कर उनको दिया जाता था कि ये लोग आप लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, तो जो है आपको इनका जो वेतन होगा जो एमोलमेंट होगा वो भी आपके ही खाते से दिया जाएगा।
उसके बाद आता है सेकंड चार्टर एक्ट 1813। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, इसमें जो है कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो ट्रेडिंग थी उसका जो व्यापार था उसको 10 साल के लिए जो है और बढ़ा दिया गया था। ठीक, और जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको एंड कर दिया गया था। मतलब भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार नहीं करेगी, उसके सिवा और कंपनी जो है व्यापार कर सकती है। उसका जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, उसको जो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रीस्ट केम टू इंडिया। पादरी जो होता है, जो आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज़ में या फिर चर्च में, जो पादरी जो होता है उनका, उसको जो है भारत में आने का अधिकार जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिल गया था। उनका मेन उद्देश्य था भारत में क्रिश्चियनिटी को जो है विस्तार करना, क्रिश्चियनिटी को जो बढ़ावा देना, कि अधिक से अधिक जो है हिंदू या मुस्लिम जो लोग थे उनको जो है क्रिश्चियन जो है बनाया जा सके। ठीक, तो यहाँ से जो है तीनों पॉइंट्स जो इतने इंपॉर्टेंट, इन तीनों से जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है कभी ना कभी, कुल मिलाकर पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों पॉइंट से जो क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड चार्टर एक्ट 1833, तीसरा चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल को जो उसको ख़त्म कर दिया गया था, इसके और उसकी जगह गवर्नर जनरल ऑफ भारत। मतलब यहाँ पर आप पाएंगे कि उन्होंने ना सिर्फ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास बल्कि पूरे भारत को जो है अपने अंडर कर लिया था। तो उनके जो इससे पहले जो इन्होंने कानून लगाए थे उनका मेन उद्देश्य यही था कि कैसे जो पूरे भारत पर जो अपना एकाधिकार वो लागू कर सके। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था वो था लॉर्ड वेंटिक्ट। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेंटिक्ट की भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड वेंटिक्ट। और इनके नाम के साथ लॉर्ड लगाते क्यों हैं, तो वो ब्रिटिश में जो है पार्लियामेंट दो होते हैं, वो था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जितने भी जो है भारत में ये लोग आते थे, भारत का गवर्नर बन के या वाइस रॉय जो भी बन के आते थे, उनके साथ जो लॉर्ड लगा होता था, क्योंकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड जो वहाँ की लोकसभा है वहाँ से उनको जो है नियुक्त किया जाता था और वो भारत में आकर जो कानून व्यवस्था का जो है संभालते थे। इसलिए उनके नाम से जो है लॉर्ड लगाया जाता है, क्योंकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड से आया करते थे। ठीक, तो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड वेंटिक्ट। और इसी के साथ साथ स्लेवरी सिस्टम यानी कि जो दास प्रथा थी उसको जो है ख़त्म कर दिया गया था। और बजट ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत का जो बजट होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके घर में जो सामान आता है, आपके घर में क्या काम होना है, उसका जो बजट बनाना है, अगर वो आपके पड़ोसी बनाएंगे तो आपका क्या घर अच्छे से चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। भारतीयों पर जो खर्च होना है, जो पैसा उनको लगाना है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो डिसाइड कर रहा था। भारतीयों का उसमें कोई भी हस्तक्षेप जो है नहीं कर सकते थे, पूरी तरह से ब्रिटिश के अंदर था। उसके बाद आता है फोर्थ चार्टर एक्ट 1853, चौथा चार्टर अधिनियम 1853। इसके साथ साथ जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि अब SSC है, UPSC है, इनकी जो है इस टाइप के एग्ज़ाम की जो शुरुआत हुई थी पहली बार भारत में। पर ये सिर्फ लोअर जॉब्स के लिए जो है होता था, लोअर पोस्ट जो होते थे उन्हीं के लिए होता था, बड़ी पोस्ट के लिए जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। इसके बाद आया था मैकले कमेटी सेटअप इंग्लिश मीडियम स्टडी इन इंडिया। ठीक, तो मैकले कमेटी ने जो स्टडी सिस्टम जो दिया था वो भारत में वही सिस्टम है जो आज तक लागू है, कि किस तरह से सिलेबस बनाया जाएगा और कैसे क्या पढ़ाई की जाएगी। जबकि ब्रिटिश में जो स्टडी का जो सिस्टम है वो इस टाइम पर चेंज हो चुका है। मैकले कमेटी जो स्टडी सिस्टम था वो बहुत ही घटिया। जैसे आप सभी को पता होगा कि अगर हम पढ़ते भी हैं तो इंग्लिश में हमें क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? इंग्लिश में हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है जो बुक्स है उसमें स्टोरी वगैरह यही पढ़ाई जाती है। ग्रामर की बात किसी स्कूल में होती है, वो भी अगर स्कूल खुद से उस बारे में सोच रहा है तो। वरना अगर किसी बोर्ड की अगर कोई जिम्मेवारी है, बोर्ड अगर कोई जो सिलेबस लागू करता है उसमें ग्रामर की बात, हिंदी में तो व्याकरण पूरी तरह से होती है पर इंग्लिश में ग्रामर की बात कम से कम होती है, कम से कम उसको जो है लागू किया जाता है, उसकी कोई नॉलेज की बात नहीं की जाती। इसीलिए आप पाएंगे कि जब SSC का जब एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, खासकर उनकी जो है मतलब इंग्लिश जो उनकी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद आता है 6 न्यू मेंबर्स एड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली होता है हिंदी में विधानसभा में जो है 6 नए पार्षद को जो है नियुक्त किया गया था।
ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक तो लोअर पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी चार्टर एक्ट 1853 से। आपने सुना ही होगा कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है वही काम जो भारतीय के साथ उस टाइम तक हो चुका था। तो भारतीय को दबाने के लिए अलग अलग नए नए कानून जो है ला रहे थे, और भारतीय को और अच्छे से जो दबाने की कोशिश की करते ही जा रहे थे। उन्हें दबाव डाला था, वो एक टाइम तक जो है वो पानी जो है भारतीय के सर से ऊपर चला गया। उसके बाद ही जो है 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद उसके जो परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश ने सोचा कि भारत को जो इस तरह से और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, तो उन्होंने एक नाम मात्र के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वो लेके आए कि अब जो है भारतीयों के लिए जो हम वो गवर्नमेंट जो है बनाएंगे, भारत का शासन अधिनियम हम लाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग कुछ खास ना करके बस वो कुछ ही पोस्ट को जो चेंज कर दिया, बस नाम से चेंज कर दिया। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया था, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया था, बस वैसे थोड़ा नाम मात्र का चेंज कर दिया। उसके सिवा वो भारतीयों को भी बेवकूफ़ बनाने में काफ़ी हद तक यहाँ पर कामयाब कुछ हद तक वो हो गए, और उन्होंने कुछ और ज़्यादा टाइम तो जो भारतीयों को जो है ऐसे दबाव रख के वो आगे भी जो है अपना दबदबा बना के रख सके थे। तो इसमें क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत का शासन अधिनियम 1858 में उन्होंने क्या क्या पॉइंट जो है क्या क्या बात उन्होंने लागू की थी, वो थी ब्रिटिश क्वीन गेट कंट्रोल ओवर इंडिया, की जो भारत का जो शासन है अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ना करके ब्रिटिश की जो क्वीन है, वहाँ की जो महारानी है, वो भारत को जो कंट्रोल करेगी, उन्होंने ये बोला पहली बात। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एस्टेब्लिश्ड, यानी कि मंत्री परिषद की जो है व्यवस्था की गई भारत में, कि मंत्री परिषद जो है ये गवर्नर जनरल जो होगा उसकी जो है हेल्प करेंगे भारत में जो है कानून व्यवस्था को और अच्छे से लागू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मुगल किंगडम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल इंडिया, जो मुगल जो थे उनको जो है यहाँ पर कंप्लीटली पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया था। लास्ट जो उनका राजा था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, उसको भी जो है जेल में डाल दिया गया था। उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है पूरी तरह से भारत को कंट्रोल यहाँ पे कर लिया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है एंड कर दिया था, जिनका जो वेतन जो है वो भारत से दे रहे थे, भारतीयों के खाते से दे रहे थे, उनको जो पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया, ताकि भारतीयों को ये लगे कि उनको जो वेतन मिल रहा है वो उनको पूर्ण तरीके से जो वेतन जो उनको दिया जा रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंटेड, यानी कि भारत का राज सचिव जो है उसे नियुक्त किया गया। उसके बाद है पोस्ट ऑफ वाइसरॉय स्टार्टेड इन इंडिया। यहाँ पर क्या उन्होंने सिर्फ वही क्या जो पहले किया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय को जो नियुक्त किया गया, यहाँ पर सिर्फ पोस्ट के नाम का फर्क था, काम उसको वही करना था जो आज तक वो पहले करता आ रहा था, ठीक। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1861 का अधिनियम या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था, वाइसरॉय जो है कैन पास ऑर्डिनेंस, वाइसरॉय जो है वो अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। अध्यादेश होता क्या, अध्यादेश होता है वो कि कोई भी बिना किसी कमेटी की राय लिए एक कुछ समय के लिए जो है एक कानून जो है वो जारी कर सकता है। जैसे आज के टाइम में हमारे राष्ट्रपति जी जो है कर सकते हैं, ऐसा ही होता था उस टाइम पे। वाइसरॉय जो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता था कि किसी भी आपातकाल स्थिति में वो कोई कानून जो है बिना किसी की राय के जो है लगा सकता है, कंट्रोल सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए, ताकि 1857 की क्रांति जैसे फिर से जो है कोई बड़ी क्रांति ना हो सके, ठीक। उसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग वाज द फादर ऑफ डिपार्टमेंटल सिस्टम। लॉर्ड कैनिंग जो था वो जो है भारत का फर्स्ट वाइसरॉय था। इन्हें जो है विभागीय प्रणाली का जो है जनक माना जाता है। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1873, यानी कि 1873 का अधिनियम। इसके अनुसार जो 1 जनवरी 1884 को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंद कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले आया हुआ है, और ये वाला भी, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कब बंद किया गया था, वो था 1 जनवरी 1884 को किया गया था, ठीक है। बढ़ते आगे। इसके बाद है रॉयल टाइटल एक्ट, यानी शाही उपाधि अधिनियम, हिंदी में लिख लेता हूं मैं। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 या फिर शाही उपाधि
अधिनियम। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत का शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत जो है, जो ब्रिटिश क्वीन जो है वो भारत को जो है कंट्रोल कर तो लिया था, लेकिन उसको जो होता है राज्याभिषेक वो नहीं किया गया था। वो किया गया था रॉयल टाइटल एक्ट 1876 यानी शाही उपाधि अधिनियम 1876 के जो अंतर्गत वो ऐसा किया गया था कि ब्रिटिश क्वीन जो विक्टोरिया थी उसको जो है इंडिया की जो क्वीन डिक्लेयर कर दिया गया 28 अप्रैल 1876 को। ये क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम में, 2 या 3 बार पहले आ चुका है। वो डेट उसमें जो कंप्लीट डेट उसमें पूछ ली जाती है। 28 अप्रैल 1876 को जो है ब्रिटिश क्वीन को इंडिया की क्वीन बनाया गया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके साथ जो है भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन की जो है शुरुआत की गई थी। इसको हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इसके बाद आता है हमारा मोर्ले मिंटो एक्ट, मोर्ले मिंटो एक्ट जो कि 1909 में आया था। एक आता है उसके बाद मोन्टेग ट्रांसफॉर्म एक्ट 1919। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। लेकिन इससे पहले जो है मोंटेमर लॉ एक्ट से पहले जो है 1895 में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है भारत में संविधान की मांग की थी। पहली बार किसी भारतीय ने भारत के खुद के संविधान की जो मांग की थी 1895 में। तो इस जो भी ये वो है एक्ट, इनको हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ था उसके साथ जो हम इसको पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वो सिर्फ वही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक। इसी के साथ मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद, वैसे मुझे खुद लग रहा है कि क्लास शायद बोरिंग रहे, क्योंकि यहाँ पर कुछ इतना खास था नहीं, बस कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी और उसको रटा ही जा सकता है। उसका और कोई उपाय है नहीं, मेरी नॉलेज में तो है नहीं है। अगर आप खुद उसकी कोई ट्रिक बना सके तो अच्छा होगा, वरना वैसे भी वो कुछ ही बातें वो आपको याद हो ही जाएंगी, जैसे मुझको जो है हो गई है, ठीक है। कुछ आपको बस उनको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम क्लास ख़त्म करते हैं। और हाँ, मेरी जो ज्योग्राफी की जो क्लास थी, आप लोगों से उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक दिन में उसको जो है लगभग 500 मिनट के व्यू जो है अकेले इस क्लास को जो मिल गया, सिर्फ मात्र एक दिन में। उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हाँ, आप लोग अभी तक जो मेरे चैनल को जो ज्वाइन कर नहीं रहे हैं उस पर टेलीग्राम पे, तो अगर आपको नोट्स बनाए तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप सभी का फ़ायदा है। मैं तो ये पीपीटी मेरी बनी हुई है, मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूँगा और चैनल में मैं डाल दूँगा। अब आपको अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं या नहीं बनाने, वो बात आप लोगों पर डिपेंड करती है। अगर आप नोट्स अच्छे से बनाना चाहो, और हाँ, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड भी कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उनको जो है नोट्स में लिखो ना। मैंने खुद इवन जब मैं खुद क्लास लेता था, मैं पीपीटी या पीडीएफ में लेने के बाद भी मैं उनको जो है अपने नोट्स में मैं लिखता था। ये बात मैंने पहले ही बताई हुई है। और अगर आप किसी को अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं होती है तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उस चीज़ को लिखो। लिखने से अपने आप जो है वो बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। और मैं आप लोग से एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इस चैनल को ज्वाइन करें, और आप भी चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको जो है साथ मेरी हर क्लास का जो है वो नोटिफिकेशन चाहिए तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स इस क्लास को देखने के लिए। बाय बाय।